हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि कल मैंने आपसे कहा था कि कल को यानी कि आज उत्तराखंड नहीं आएगी, आज आएगी हिंदी। तो हिंदी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाते हैं और हिंदी में स्कोर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हिंदी ऐसी है दोस्तों, हिंदी और उत्तराखंड में ज़्यादातर लड़के इन दोनों में मेहनत करते हैं। बाकी जीके अपार है, लेकिन वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 40 की उत्तराखंड, 20 की हिंदी, 60 तो आपके यही रह जाते हैं, फिर बाकी बचते हैं 40, जो कि उसमें भी आपको रीजनिंग, कंप्यूटर, बाकी सब जीके जीएस तो सब कुछ उसमें रहता ही है। तो हिंदी 20 है। लगभग आयोग क्या करता है कि 15 क्वेश्चन तक ऐसे पूछता है, लगभग 15 क्वेश्चन तक सभी कर सकते हैं। बाकी कुछ 5 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं या 3 से 5 क्वेश्चन, उसमें थोड़ी बहुत लोगों को दिक्कत होती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाने लायक इसमें प्रश्न हैं। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को शुरू करें, पहला आपसे मैं पूछना चाहूँगा, एक जो है वर्तनी में, वर्तनी आपके सामने मैं 2 वर्तनी लिख रहा हूँ और आपको बताना इनमें से कौन सी सही है। एक तो मैंने आपके सामने लिखा है, क्या लिख रहा हूँ अब आप समझ गए होंगे, अतिशयोक्ति। क्या ये वाला सही है? और अब मैं ब्रश चेंज कर रहा हूँ, इनमें से कौन सा अतिशयोक्ति सही है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, अभी के अभी। और बाद में अभी जब अगला क्वेश्चन आएगा वर्तनी का, तो उसमें मैं आपको इसका सही उत्तर बताऊंगा। इन दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा अतिशयोक्ति इसमें से हमारा सही है। आप खुद लिख के बताएं या फिर ए और बी इनमें से बताएं। और इसके अलावा एक तो यह है, और अगला जो वर्तनी है आपको बताना है कि लहूलुहान कैसे लिखेंगे, लहूलुहान कैसे लिखेंगे, लहूलुहान। अब आपको पता है लहूलुहान कैसे लिखेंगे, लहूलुहान ऐसे लिखेंगे या फिर लहूलुहान ऐसे लिखेंगे। तो आपको लहूलुहान कैसे लिखेंगे वो भी आपको बताना है। तो शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों ये है आज हमारा पहला प्रश्न, जो कि आपसे पूछा गया है स्क्रीन पर, काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18 से 20 अगस्त को कहाँ हुआ था? नागपुर, नागपुर का है महाराष्ट्र में, मॉरिशस, भोपाल या फिर सूरीनाम। दोस्तों इसका सही उत्तर है, यहीं से आपके बहुत क्वेश्चन बन जाएंगे। आपने बिल्कुल सही सोचा है, ये हुआ था कहाँ? मॉरिशस में, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में ये हुआ था। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 11वां था, कब हुआ था? 18 से 20 अगस्त के बीच में। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कितनी तारीख से कितने के बीच हुआ था, 18 से 20 अगस्त, या जो भी ऑप्शन बने जिस हिसाब से बन सकते हैं। कहाँ हुआ था? मॉरिशस। कौन से नंबर का? 11वां। अब यहाँ से दोस्तों प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी सम्मेलन जो होते हैं ये। और सबसे पहली बात दोस्तों नागपुर में हुआ था, वो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था। 10 जनवरी से 14 जनवरी तक ये चला था, 10 जनवरी से 14 जनवरी तक 1975 में। अब इसीलिए दोस्तों जो 10 जनवरी को है, इसी दिन क्या मनाया जाता है? तो मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। और हमारे जो देश में मनाया जाता है हिंदी दिवस, वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। ये आपको पता है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। और विश्व हिंदी दिवस, क्योंकि इस दिन पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 10 जनवरी को, इसलिए ये मनाया जाता है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, नागपुर में हुआ था पहला। और इसके अलावा जो 10वां हुआ था दोस्तों, 10वां, क्योंकि ये तो 11वां है, 10वां क्योंकि इनमें से पूछा जा सकता है, वो हुआ था भोपाल में, भोपाल है मध्य प्रदेश में, वो हुआ था 2015 में, 2015 में। और बीपीडीओ के एग्ज़ाम में जो हुआ था उसमें पूछा गया था कि दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? तो 28 से 30 अगस्त के बीच में वो हुआ था दोस्तों 1976 में। सीधे सीधे उसमें डेट पूछी थी कि दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, तो 28 से 30 अगस्त इस तरह से ऑप्शन बने थे। और 28 से 30 अगस्त 1976 में ये हुआ था दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन, ये आपको याद रखना है। वो भी दूसरा वाला मॉरिशस में ही हुआ था, इतना आपको याद रखना है। बाकी मैंने आपको बताया कि 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। याद रखिएगा, 11 विश्व हिंदी सम्मेलन 18 से 20 अगस्त को मॉरिशस में हुआ था, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और मॉरिशस में भी हिंदी बोली जाती है, हिंदी वहाँ की भाषा भी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तुलसी कृत विनय पत्रिका की भाषा है अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या फिर कन्नौजी। अब आज तक दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा है, पुराने पेपर में भी, कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की भाषा है
रामचरितमानस की भाषा है, कई बार एग्जाम में बना है। तो फिर मैंने क्या किया कि अब क्योंकि तुलसीदास से प्रश्न आना है, क्योंकि सिलेबस में है, कबीर है, सूर है, तुलसीदास है, मीरा है, रसखान है, ये सब हमारे सिलेबस में हैं। लेकिन हर बार रामचरितमानस आता था। अब रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो वो है अवधी। क्योंकि मैंने आपको ये भी बता दिया, क्या पता यही आ जाए तो अच्छी बात है, पुराना क्वेश्चन हो जाएगा। और तुलसीकृत विनय पत्रिका, अब ये भी इनकी है, विनय पत्रिका भी इनकी है तुलसीदास की। और इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास की जो विनय पत्रिका है, इसमें कौन सी भाषा है, तो इसमें हो जाएगी ब्रिज भाषा, ब्रिज भाषा हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। दोनों आप याद रखेंगे, रामचरितमानस आएगा तो अवधी और विनय पत्रिका में ब्रिज, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अवधी दोस्तों ये पूर्वी हिंदी की बोली है, पूर्वी हिंदी की बोली अवधी, ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी की है। खड़ी बोली, इसका दूसरा नाम कौरवी भी है, क्या पता है आपके सामने खड़ी बोली ना रहे, कौरवी रहे, तो खड़ी बोली, कौरवी, ये सब पश्चिमी हिंदी की बोली, कन्नौजी भी है, ब्रिज भी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसमें आप थोड़ा तो सोचने में ही रहेंगे कि कौन सा, जो इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि कौन सा इसमें सही उत्तर होगा। अगर आपने अभी तक, मैंने आपको दिया था कि अतिशयोक्ति और लहूलुहान आपको लिख के बताना है, अभी तक आपने नहीं बताया, तो इस उत्तर में आपको बताने वाला हूँ कि इसका सही उत्तर क्या होगा। वर्तनी अशुद्ध है दोस्तों परमार्थ, कृतार्थ, चरित्रार्थ या फिर व्यार्थ। तो परमार्थ होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही है। कृतार्थ होता है, बिल्कुल सही है। चरित्रार्थ होता है, व्यार्थ ना होकर के व्यर्थ, ये सही होता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ज़्यादा लोगों ने सोचने में अपना समय बर्बाद कर दिया होगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा ये है ही इस तरह का क्वेश्चन कि अब जिन लोगों ने पढ़ा है उनके लिए बिल्कुल आसान रहा होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अब मैंने आपसे पूछा था कि अतिशयोक्ति को कैसे लिखेंगे, तो जिन जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए वाला जो था अतिशयोक्ति ये वाला, वो बिल्कुल गलत हैं। अतिशयोक्ति कैसे लिखा जाता है, तो दोस्तों ये लिखा जाता है जो मैं लिख रहा हूँ अब, अतिशयोक्ति, ये होता है इसका सही उत्तर। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, बहुत लोग गलती करेंगे, पर आपको गलती नहीं करनी है। जब भी ये एग्ज़ाम में आएगा आपको पता लग जाएगा कि आपने किसी चैनल में पढ़ा था। तो इस तरह से बिल्कुल ये होता है हमारा सही। और एक जो आता है उज्ज्वल आता है, कई बार पुराने पेपर में कई बार पूछा है उज्ज्वल, तो दोनों उज्ज्वल आधे रहते हैं, ये आपको उसका बिल्कुल ध्यान रखना है। और मैंने आपसे पूछा था अभी लहूलुहान, लहू मुँह लग गया वो अलग है, पर लहू रहेगा बड़ा और लुहान रहेगा छोटा, लुहान रहेगा छोटा। तो ये हो जाएगा इस तरह से हमारा लहू लुहान बिल्कुल शुद्ध। कई बार दोस्तों जैसे जिजीविषा है, जिजीविषा यानी कि जीवन जीने की इच्छा, ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया। तो वर्तनी आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। जो पुलिस एग्जाम की तैयारी करे, खास तौर से एसआई और कांस्टेबल वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो तो मिस ना ही करें इन वर्तनियों को। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है, पत्र से संबंधित है, क्योंकि पत्र सिलेबस में है तो इसलिए यहाँ से प्रश्न लिया है। टिप्पण, प्रारूप, विज्ञप्ति, सरकारी, अर्ध सरकारी पत्र, तो ये है सिलेबस में। सरकारी पत्र का वो कौन सा प्रकार है जिसमें पूर्व में लिखे गए पत्र पर कार्रवाई के संबंध में अनुरोध निर्देश दिया जाता है? परिपत्र, कार्यालय आदेश, अनुस्मारक पत्र या फिर पृष्ठांकन पत्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकारी पत्र का वो कौन सा प्रकार है जिसमें पूर्व में लिखे गए पत्र पर कार्रवाई के संबंध में अनुरोध या फिर निर्देश दिया जाता है, तो उसे कहते हैं अनुस्मारक पत्र। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। ये अभी हाल ही में एग्जाम हुआ तो इसमें पूछा गया था 16, 8, 2 या फिर 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्थ के आधार पर दोस्तों वाक्य के भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। पहली बात कि वाक्य क्या है, वाक्य की बहुत सारी परिभाषाएं आपको मिल जाएंगी, पर एक परिभाषा जो मैं आपको बता देता हूँ, भाषा की न्यूनतम पूर्ण सार्थक इकाई कहलाती है वाक्य। अब वाक्य को दोस्तों 2 तरह से बांटा गया है, जैसे कि एक होते हैं रचना के आधार पर, एक यहाँ पर तो अर्थ के आधार पर पूछा है, और एक होता है रचना के आधार पर। अब रचना के आधार पर 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल, संयुक्त और मिश्र, ये मैं आपको सिर्फ प्रकार बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है। और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। कौन से?
या फिर इनमें से आ जाएगा कि अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकारों में से कौन सा एक नहीं है। तो जैसे होते हैं विधानवाचक वाक्य होता है, ये आपको बता देता हूँ क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। विधानवाचक वाक्य होता है, निषेधवाचक वाक्य होता है, आज्ञावाचक वाक्य होता है और आज्ञा प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न करते हैं प्रश्नवाचक वाक्य होता है। 4 तो ये हो गए, 4 और हैं विस्मयवाचक वाक्य होता है, इच्छावाचक वाक्य होता है और संदेहवाचक वाक्य होता है और संकेतवाचक वाक्य होता है। संकेतवाचक यदि मैंने संकेतवाचक इस तरह से कि यदि मैंने तैयारी अच्छी कर ली होती तो मेरा भी चयन जरूर फर्स्ट गार्ड में हो जाता। तो इस तरह से संकेतवाचक वाक्य, संकेत यदि वर्षा होती तो कि फसल भी अच्छी होती, इस तरह से जो होते हैं संकेतवाचक वाक्य होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास हर रोज़ पहले आए, क्योंकि दोस्तों वीडियो हर रोज़ आती है, कभी कभी यूट्यूब के द्वारा क्या होता है कि नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? पंचमाक्षर यानी कि 5वें में वो आना चाहिए। अब वर्ग कितने हैं तो 5 है, जैसे 5वें में आना चाहिए क, ख, ग, घ और अंगो। तो ये जो अंगो रहता है दोस्तों इस तरह से रहता है और इसमें आपको पंचमाक्षर जो होगा वो आपको बताना है। तो 14 दोस्तों पहला है गलत, ये अंगो नहीं है दोस्तों, ये है ड। कई लोग इसको करेंगे। यो तो आपको पता है कि अंत्यस्थ व्यंजन है, य, र, ल, व, ये है अंत्यस्थ व्यंजन, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो पंचमाक्षर हो जाएगा म। जो पंचमाक्षर यानी कि 5वें क्रम में आए पंचमाक्षर सिर्फ 5 ही हैं, इनको अनुनासिक भी कहा जाता है, जो लास्ट में आते हैं। क वर्ग में हो गया क, ख, ग, घ, अंगो, फिर च, छ, ज, झ, य, फिर उसके बाद ट, ठ, ड, ढ, ण, फिर इधर पर आएगा त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो यहाँ पर आएगा म। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पर आयोग हर बार यहाँ से प्रश्न पूछता है तो इसलिए हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं? अब्ज, कूलई, कलिका या फिर अरविंद? तो इसमें दोस्तों कमल का पर्यायवाची नहीं है। अब्ज बिल्कुल है, कूलई बिल्कुल है, अरविंद बिल्कुल है कमल का, पर कलिका नहीं है। अब कलिका किसका है? कलिका हो जाएगा कलिका, कली, मुकुल, कलिका हो जाएगा। ये सब आपको याद रखना है। और इसके अलावा दोस्तों अरविंद, और जैसे अरविंद होता है, सरोज भी कमल का ही होता है। अब खुद कमल हो गया, जैसे नीरज, अब पंकज। अब बहुत से लोग आप में से इनमें से कोई ना कोई नाम आपका भी होगा, आपको भी पता लग रहा होगा कि आपके नाम के कितने सारे अर्थ होते हैं। जो नीरज होगा, पंकज, तब आप कह रहे होंगे कि हम सब लोग एक ही हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पर्यायवाची है। पर्यायवाची होते क्या है, मैं ये आपको थोड़ा बता देता हूँ कि पर्याय होता क्या है। अब पर्याय दोस्तों ये होता है कि समान या फिर समान अर्थ वाला, क्योंकि अभी इतना सब कुछ बताया मैंने आपको कि जैसे पंकज है, सरोज है, नीरज है, अंबुज है, पुंडरीक भी होता है एक, पुंडरीक। तो ये सब होते हैं पर्यायवाची। जैसे हम कहते हैं कि जैसे सूर्य को जल चढ़ाते समय जल का ही प्रयोग किया जाता है। अब सूर्य को जल चढ़ाते ना कि हर रोज़ सुबह बहुत से लोग चढ़ाते हैं, और आपने देखा भी होगा, अगर आप नहीं चढ़ाते तो घर में तो चढ़ाते होंगे लगभग। तो सूर्य को जल चढ़ाते समय जल का ही प्रयोग करते हैं। उस समय हम तो नहीं कहते कि सूर्य को पानी चढ़ाते हैं, अम्बु चढ़ाते हैं, तोई चढ़ाते हैं, या और भी जो पर्यायवाची जैसे उदक है, सलील है, जो भी है, ये सब हम नहीं कहते, क्योंकि वहाँ पर जल का ही प्रयोग किया जाता है। बाकी और भी इसके पर्यायवाची होते हैं। तो इसी तरह से आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा गया था, तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला कहलाता है तत्परमति, आक्षु, प्रत्युपन्नमति या फिर किंकित विमूढ़? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जो तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला, या तुरंत सोचकर जिसके मन में तुरंत ही बुद्धि जिसकी झटपट सोचने वाली हो, वो उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। जैसे आपकी भी बहुत सारी तुरंत सोचकर निर्णय वाला, क्योंकि आपकी भी हो सकती है, तो आप भी की बुद्धि भी जो है प्रत्युत्पन्नमति हो जाएगी। और किंकित विमूढ़, किंकित विमूढ़, इसका जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा, इसका होता है जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान हो, उसे कहेंगे किंकित विमूढ़। तो ये आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है और वो एग्जाम में सही करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपको सही करना होगा। द्विज, युगावतार, तृष्णा, शिष्टाचार। अब तृष्णा दोस्तों प्यास है अब तृष्णा प्यास का होता है, तो आप समझ गए होंगे कि तृष्णा मुझे प्यास लगी है या मुझे प्यास लगा है, तो आपने बना लिया होगा क्योंकि यही हो जाएगा हमारा स्त्रीलिंग। बाकी द्विज, द्विज दोस्तों अनेकार्थी शब्द में भी, जैसे द्विज होता है पक्षी, अंडा, दांत, ये सब होता है द्विज, उसमें भी आता है। और आपने पढ़ा होगा कि कुड़िंद नरेशु को भी द्विज कहा जाता था। नहीं, कुड़िंदु को कहा गया है द्विज और कुड़िंद नरेशु को कहा गया द्विज श्रेष्ठ। तो कुड़िंद नरेशु को कहा गया द्विज श्रेष्ठ और कुड़िंदु को कहा गया द्विज। तो द्विज पक्षी, अब उत्तराखंड भी यहाँ पर मेरी शुरू हो गई है, द्विज हो गया। युगावतार ये भी पुल्लिंग है, शिष्टाचार ये भी पुल्लिंग है, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा तृष्णा। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा गया था, कई बार पूछे जाते हैं आयोग के, जैसे फेवरेट प्रश्न, इत्यादि में कौन सी संधि बताओ, इति धन आदि बराबर, इत्यादि में कौन सी संधि बताओ, इत्यादि में संधि बताओ। कई बार एग्जाम में पूछा है कि इत्यादि में संधि बताओ, इसमें उच्चारण में संधि बताओ, इस तरह से। अनुवय का सही संधि विग्रह है। तब तक आपको, जब तक मैं इसका सही उत्तर आपको बताता हूँ, तब तक आप बताइए कि इसमें कौन सी संधि होगी अनुवय में। अनुधन आय, अनुधन आय, अनुधन वय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुधन आय बराबर हो गया अनुवय। इसमें कौन सी संधि होगी, तो हो जाएगी यण संधि। यण संधि जो कि स्वर संधि का ही भेद है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है और संधि के कुल 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों अभी बने रहिएगा, अभी बहुत सारे प्रश्न अभी और बचे हैं। कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था 1904 में, 1905 में, 1906 में, 1907 में। कई बार बना है दोस्तों प्रश्न। पहली बात दोस्तों, वर्तनी में पहले तक जो 2016, 15, 17 से पहले तक एग्जाम होते थे ना, उनमें कवयित्री, रचयिता, इनकी वर्तनी पूछ लेता था। ये कवयित्री बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि कई बार लड़के पढ़े नहीं रहते, तो कवयित्री इस तरह के भी कर लेते हैं, या फिर इस तरह से कवयित्री इस तरह से भी दे देता है ऑप्शन। तो आपको ध्यान रखना है, तो ये वाला कवयित्री हो जाएगा बिल्कुल सही। इसी तरह से रचयिता, रचयिता, अब कई लोग यही कर देते हैं एग्जाम में, तो ये हो जाएगा बिल्कुल गलत। ये होता है क्या, रचयिता, तो ये होता है इस तरह से। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था दोस्तों 1907 में। 1907 में कब हुआ था, 1907 में, तो 26 मार्च 1907 में। कई बार आयोग ने सीधे सीधे डेट पूछी है। प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था ये भी पूछा है, मृत्यु कब हुई थी किसी की भी आयोग पूछ देता है। तो 26 मार्च 1907 को हुआ था महादेवी वर्मा का जन्म। कहाँ हुआ था, तो फर्रुखाबाद यूपी में हुआ था। फर्रुखाबाद यूपी में शायद दोस्तों नीम करौली बाबा का जन्म हुआ था शायद, अगर मेरे को याद तो आ रहा है, लेकिन पढ़ा, लेकिन शायद आपको पता हो तो आप बता सकते हैं। और छायावादी कवित्री रही हैं महादेवी वर्मा, और आधुनिक युग की मीरा भी इनको कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा। और ज्ञानपीठ मिला था इनको 1982 में, यामा के लिए। बाकी निहार, रश्मि, शांति गीत, ये सब इनकी रचनाएं हैं, और भी बहुत सारे अतीत के चलचित्र। और पद्म विभूषण भी इनको मिला था कब, 1988 में। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आलोक शब्द का विलोम है। अब जिस लड़के का नाम आलोक होगा तो वो भी बोल रहा होगा कि मेरा भी विलोम है। आलोक शब्द का विलोम है रात्रि, अंधकार, अज्ञात या फिर अद्भुत। आलोक का मतलब होता है दोस्तों उजाला जैसे, तो उसका हो जाएगा क्या, अंधकार। ये आपको पता है, अंधकार। तो अज्ञात, अद्भुत, ये तो कुछ है नहीं, रात्रि, थोड़ा इनमें कंफ्यूज हो सकते हैं, पर अंधकार बिल्कुल इसका हो जाएगा सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अनुशासन शब्द है योग रूढ़, यौगिक, संकर या फिर तत्सम। अब तत्सम तो बिल्कुल नहीं है ये, तत्सम यानी कि तत् धन सम, ये हो जाएगा संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत के समान होते हैं उन्हें कहते हैं तत्सम। संकर दोस्तों जो होते हैं दो शब्द, जो दो भाषाओं के मिलकर बने शब्द होते हैं, जैसे पानदान, चायदान, रेलगाड़ी, जो दो भाषाओं से मिलकर बने रहते हैं, वो हो गए हमारे संकर शब्द। तो ये हो जाएगा यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द होते क्या हैं दोस्तों, जो होता है कि मेल से बना हुआ, जैसे कि दो या दो से अधिक शब्दों से मेल से बना, जैसे ये है अनुधन शासन, इससे मिलकर बना है, ये बना है अनुशासन।
इसी तरह से होता है। एक मैं दूसरा ऑप्शन उदाहरण देता हूँ आपको, विद्यालय। अब विद्यालय तो आप बचपन से ही करते आ रहे होंगे, विद्याधन आलय, ये तो आप बचपन से ही करते आ रहे होंगे इस तरह संधि विच्छेद। तो विद्यालय ये भी हो जाएगा अनुशासन की तरह ही हमारा यौगिक शब्द। तो योग ऋण क्या होते हैं दोस्तों, योग ऋण में आते हैं जैसे जो बहुब्रीहि समास होते हैं ना, जैसे पंकज है, पीताम्बर है, या इस तरह से जो भी बहुब्रीहि समास में होते हैं वो योग ऋण शब्द होते हैं, या इस तरह से आप याद रखेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो आपने अभी तक थंबनेल में देखा था वही प्रश्न है ये, वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। इस वाक्य में तो शब्द है, ये जो तो है ना ये आपको बताने की है क्या, समुच्चय बोधक, सर्वनाम, संज्ञा या फिर विस्मय बोधक। अब दोस्तों विस्मय बोधक जहाँ पर किसी भी जैसे हाय या कुछ भी जैसे लगा रहता है कि हाय, अरे, या इस तरह कुछ भी, मतलब जो इस तरह का जो रहता है वो होता है विस्मय। तो ये तो हमारा होगा नहीं, एक ऑप्शन कट गया। अब आपको पता है संज्ञा, संज्ञा आप दोस्तों बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि, इंग्लिश वाले अपनी अलग पढ़ रहे होंगे, तो होगी संज्ञा, तो संज्ञा भी नहीं होगा। सर्वनाम की जो संज्ञा की बदले में आए तो हो गया सर्वनाम, तो अपने आप ही हमारा हो गया क्या, समुच्चय बोधक। अब आप कहेंगे कि समुच्चय बोधक होता क्या है, इसका अर्थ, समुच्चय बोधक दोस्तों जो दो वाक्यों को परस्पर, जो परिभाषा है दो वाक्यों को परस्पर या दो वाक्यों को जो आपस में जोड़ता है या जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वही होते हैं क्या, हमारे समुच्चय बोधक। जैसे वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे, ये जो दो ये बीच में जोड़ है ना, जैसे वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे, तो बीच में आ गया तो ये इस तरह से हो गया। किसी भी जैसे और भी हो, तो जैसे कहीं पे और वर्ब और भी आए तो जैसे संयुक्त वाक्य मतलब और, तो उसको भी हम संयुक्त समुच्चय बोधक में ही रखते हैं। तो इस तरह से होता है, दो वाक्यों को आपस में जोड़ने वाला होता है समुच्चय बोधक। जो, तो, यदि जो भी बीच में आते हैं तो इस तरह से होते हैं ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था, राजभाषा अधिनियम अस्तित्व में कहाँ गायब हो गया, राजभाषा अधिनियम अस्तित्व में आया 1963, 1967, 1914, 1947। तो राजभाषा अधिनियम अस्तित्व में आया दोस्तों 1963 में, इसमें संशोधन हुआ था 1967 में। बिल्कुल आप दोनों याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया था, लूसेंट में आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। राजभाषा अधिनियम 1963 में अस्तित्व में आया, संशोधन हुआ था कब, 1967 में। जो भी आए आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हिंदी व्यंजनों में क वर्ग की सभी ध्वनियाँ हैं। अब दोस्तों आप कहेंगे कि अभी इसमें और भी जैसे और भी ज़्यादा प्रश्न इसमें लिए नहीं है, क्योंकि इसमें 15 है, बाकी कल को और भी जैसे अलग तरह के शब्द क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि कुछ और लेके आऊँगा, जैसे साहित्य से लेके आऊँगा कुछ और इसके अलावा कि जो मुहावरे हैं, लोकोक्ति हैं, वहाँ से भी प्रश्न ले लिए हैं, क्योंकि वो भी एग्जाम में आती हैं। तो कल को वहाँ से रहेंगे कुछ ज़्यादा प्रश्न, कल को भी 15 या 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो आज के हमारे 15 हैं और 15 में से आपको कितने सही हुए ये आपको बताना है। तो हिंदी व्यंजनों में क वर्ग की सभी ध्वनियाँ, कंठ्य, तालु, अल्पप्राण, अनुनासिक। अनुनासिक दोस्तों जो नाक और मुँह दोनों से बोली जाए वो हो गया अनुनासिक। जो लास्ट में होता है जैसे क वर्ग का लास्ट में अंगो, ये भी अनुनासिक है। अल्पप्राण, जिनके अल्पप्राण, अल्प मतलब होता है क्या, कम, प्राण मतलब क्या होता है, वायु। तो जिनमें कम वायु निकले यानी कि अल्पप्राण। अल्पप्राण कौन से होते हैं, 1, 3, 5, यानी कि क भी अल्पप्राण है हमारा। पर आपसे पूछा कि क वर्ग की सभी ध्वनियाँ होती हैं, तो सभी ध्वनियाँ तो नहीं होती हैं। क वर्ग की सभी ध्वनियाँ 1, 3, 5 ही होती हैं। 1, 3, 5 होती है अल्पप्राण। क, ख, ग हो गया फिर और अंगु, तो ये हो गया अल्पप्राण। महाप्राण 2, 4। तालु दोस्तों च, छ, ज, झ, य और ईश, यज्ञ, ई, स, य, ज्ञ, ये भी होते हैं इसमें हमारे किसमें, तालु में। और क वर्ग की कंठी हो जाएंगी क, ख, ग, घ और अंगो और ह भी आता है शायद इसमें, ह, ये सब हो जाएंगे हमारे कंठी में। तो इतना आपको याद रखना है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, 15 में से कितने सही हो जरूर बताइएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन कैसे लगे इसका आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए दोस्तों। बाकी मिलेंगे कल।